चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाएं, जिन्हें स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। जब हम ब्रिटेन में कार्यपालिका की बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंग हैं, लेकिन नौकरशाही भी कार्यपालिका का ही अंग है, जहां प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। नौकरशाही या लोक सेवाओं को स्थायी कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाएं, इनका स्वरूप क्या है, विशेषताएं क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। देखिए, जब ब्रिटिश कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनकी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, उनका कार्यभार बढ़ चुका है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल की इन समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल नहीं करता, बल्कि उनके कार्यों का संपादन, या हम कह सकते हैं कि उनके कार्यों का एक बहुत बड़ा भाग लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उच्चतम स्तर पर शासन संबंधी नीति को ही निर्धारित करते हैं, लेकिन इस नीति को कार्य रूप देने और शासन व्यवस्था का संचालन संभव बनाने के लिए मंत्रियों के अधीन लोक सेवाओं का एक विशाल समूह होता है और शासन के संचालन का अधिकांश कार्य इन लोक सेवकों द्वारा ही किया जाता है। तो इस कारण से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करती हैं। देखिए, रैमजे मेयर ने कहा था कि जो नौकरशाही है वो पिछली शताब्दी में, विशेषतः पिछली पीढ़ी में हमारी शासन प्रणाली में जितना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व बन गया है, उसे पाठ्यक्रम की पुस्तकें उतना अनुभव नहीं करती। यह वास्तव में हमारी शासन व्यवस्था का प्रभावशाली और सक्रिय विभाग बन गया है। नौकरशाही की शक्ति न केवल प्रशासन में अपितु कानून निर्माण और वित्त के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो ये है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवाओं का महत्व। तो अब देखते हैं कि लोक सेवा से अभिप्राय क्या है। जैसा कि डॉक्टर एल.डी. व्हाइट ने कहा है कि लोक सेवाएं प्रशासकीय संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। देखिए, जो संविधान के द्वारा निर्धारित लक्ष्य और आदर्श हैं, उनकी प्राप्ति में लोक सेवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों की भूमिका मंत्रियों और विधायकों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है और लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण राज्य के कार्यक्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कार्यक्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासन तंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन दिनों सरकारें अहस्तक्षेप नीति में विश्वास करती थी, उन दिनों राज्य के कार्यक्षेत्र मात्र शांति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वर्तमान समय में राज्य पुलिस राज्य नहीं है, बल्कि राज्य लोक कल्याणकारी बन गए हैं और लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक नीतियों के क्रियान्वयन में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या है लोक सेवा? देखिए, यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो राज्य की प्रशासकीय सेवा की दो तरह की शाखाएं होती हैं, एक तो सैनिक और दूसरी असैनिक। सैनिक सेवा है वो देश के सैनिक प्रशासन से संबंधित होती है और असैनिक सेवा
सिविल प्रशासन से। या हम कह सकते हैं कि जो राज्य का कार्यभार जिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संपादित किया जाता है उन्हें हम लोक सेवक कहते हैं। और ये जो लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा व्यवसायिक निकाय है जो स्थायी है, वैतनिक है तथा कार्यकुशल। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह की कार्यपालिका है ब्रिटेन में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह 5 वर्ष तक कार्य करती है, स्थायी भी नहीं है। 5 वर्ष तक कार्य करती है और 5 वर्ष से पहले भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो लोक सेवक हैं उनका कार्यकाल वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक वो अपने पद से सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। ठीक है, और इसी कारण से इन्हें स्थायी कार्यपालिका की भी संज्ञा दी जाती है। लोक सेवाओं का अर्थ समझने के लिए हम उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता आती है कुशल कार्यकर्ता। लोक सेवा ऐसे अधिकारियों का एक वर्ग है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल, स्थायी तथा वैतनिक होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। वो एक विशेष शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के पश्चात अपने पद को प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने विषय और अपने विभाग का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए इनको कुशल कार्यकर्ता की भी संज्ञा दी जाती है। लोक सेवकों का व्यवसाय भी प्रशासन का संचालन करना होता है और उन्हें इस कार्य के लिए वेतन दिया जाता है और प्रशासन का कार्य करना ही सिविल सेवकों का एक तरह से पूर्णकालिक व्यवसाय है। यही उनकी सेवा है, यही उनकी सर्विस है। तो पहली विशेषता है कुशल कार्यकर्ता। दूसरा है पद सोपान का सिद्धांत। देखिए, लोक सेवा का संगठन पद सोपान के आधार पर किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि पद सोपान से क्या अभिप्राय है? पद सोपान से अभिप्राय है उच्च एवं अधीनस्थ अधिकारियों की एक ऐसी सुदृढ़ एवं अनुशासित व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है, उनका सुपरविजन किया जाता है और प्रत्येक अधिकारी को अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लोक सेवा है इसका आकार एक पिरामिड की भांति होता है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और सर्वोच्च पदाधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उन आदेशों का पालन निश्चित रूप से किया जाता है। तो यह सिद्धांत कहलाता है पद सोपान का सिद्धांत और नौकरशाही में पद सोपान सिद्धांत की पूर्ण पालना की जाती है। तीसरा आता है वेतन भोगी कार्यकर्ता। देखिए, जो सिविल सर्विस में आते हैं लोग, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्हें अपना कार्य करने के बदले में वेतन दिया जाता है। ये जो लोक सेवाएं हैं वो अवैतनिक कार्य करने वाले लोगों का संगठन नहीं है, वरना इसके सभी सदस्यों को जो भी निर्धारित वेतन है वो वेतन दिया जाता है। और ये जो वेतन की मात्रा है ये पद, योग्यता या उनके कार्य के आधार पर निश्चित की जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है अनामता का सिद्धांत। अनामता से क्या अभिप्राय है कि लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं और उन्हें अनाम ही रहना पड़ता है। आपको
भारत के संदर्भ में एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूँगी कि हमारे देश की सरकारों के द्वारा जो शासन से संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन उन डिसीजंस के पीछे लोक सेवकों की अहम भूमिका होती है, लेकिन यह पीछे रहकर कार्य करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि इस प्रधानमंत्री या इस मुख्यमंत्री के द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, लेकिन वास्तव में उस कार्य को वास्तविक स्वरूप कौन देता है? ये लोक सेवक या नौकरशाही के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये लोग पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम सामने लाए सारे कार्य संपन्न करते हैं। और कार्यों का श्रेय किसे जाता है? एमएलए, एमपी, या हम कहें कि इन कार्यों का श्रेय जनप्रतिनिधियों को जाता है, इन लोक सेवकों को नहीं जाता। नेक्स्ट विशेषता आती है स्थायी कार्यकाल। लोक सेवकों का जो कार्यकाल है वो स्थायी है। एक निश्चित समय एवं उम्र तक अपने पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में 60 साल है रिटायरमेंट की आयु, तो वो 60 वर्ष तक कार्य करते हैं। तो इसी तरह ब्रिटेन में भी यह व्यवस्था की गई है कि जो लोक सेवक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, ये निश्चित कार्यकाल तक अपने पद पर रहते हुए कार्यों को करते हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी तटस्थ दृष्टिकोण। देखिए, इनको हम एक तरह से कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं, स्थायी कार्यपालिका की, लेकिन राजनीति में तटस्थता लोक सेवा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, इंग्लैंड में भी ये व्यवस्था है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनती है, ये जो लोक सेवक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल की तरफ इनका झुकाव नहीं होता। और मान लीजिए ये भी चुनावों के समय खड़े होना चाहते हैं, ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। लोक सेवा में रहते हुए इनका झुकाव किसी भी राजनीतिक दल की तरफ नहीं होता, इनका दृष्टिकोण तटस्थ रहता है। नेक्स्ट आता है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। देखिए, जो लोक सेवक हैं वो जनता के प्रति, जिनकी वो सेवा करते हैं, इनका उनके प्रति एक उत्तरदायित्व रहता है। वर्तमान समय में देखने में आता है कि ये जो लोक सेवक हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे जनता के हितों की उपेक्षा होती हो, क्योंकि ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, ठीक है, और जो अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है। तो लोक सेवक भी एक तरह से अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवा भाव। देखिए, लोक सेवक जो कार्य करते हैं उसके पीछे सेवा की भावना होती है, जनता की सेवा। लोक सेवकों को, जो कि राज्य के सेवक होते हैं, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। ये किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर कार्य नहीं करते। और लास्ट विशेषता आती है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। लोक सेवकों को उनके कार्यों तथा दायित्वों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। जब व्यक्ति एक विशेष परीक्षा पास करने के पश्चात इस सर्विस में आता है, तो सर्विस में आने से पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, और यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही अपने कार्यों को संपादित करते हैं, जनता के हित में कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी लोक सेवकों की विशेषताएं। अब क्या है, हमने लोक सेवा का अर्थ, लोक सेवा की विशेषताएं, इनका अध्ययन किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटेन में इन्हें कैसे, इनकी भर्ती की जाती है, इनकी क्या
योग्यता है, ठीक है, इनको ट्रेनिंग या इनकी पदोन्नति कैसे होती है, उस संदर्भ में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो इनका सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटेन में एक आयोग है, ठीक है। 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इस आयोग के 3 सदस्य थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 6 कर दी गई है। और ये जो आयोग के सदस्य हैं वो लोक सेवा के पुराने अनुभवी पदाधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है और ये अवकाश ग्रहण की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। ये जो लोक सेवा आयोग है वो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता देखी जाती है और उसके पश्चात साक्षात्कार के आधार पर उनके चतुराई, उनके में नेतृत्व की क्षमता, उनके गुणों का अनुमान लगाया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि आयोग इस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले सरकारी पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता को प्रमाणित करना, ठीक है। जैसे वैकेंसी निकाली जाती है तो सबसे पहले एक योग्यता निर्धारित की जाती है कि इस पद के लिए वही व्यक्ति आवेदन करेंगे जो कम से कम ये योग्यताएं रखते हैं, ठीक है। फिर नियुक्ति एवं योग्यता संबंधी नियमों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। नियुक्तियों एवं पद वृद्धियों की सूचना लंदन गजट में प्रकाशित की जाती है। ये सारा एक सरकारी प्रोसेस है, ठीक है। पहले ये देखा जाता है कि कितने स्थान रिक्त हैं, फिर उसके बाद एक विज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जाती है कि इन निम्न ये योग्यताओं वाले व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके पश्चात एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है और साक्षात्कार के पश्चात उन्हें पद दिया जाता है और ये जो नियुक्तियां एवं पद वृद्धियां होती हैं उनकी सूचना आवश्यक रूप से लंदन गजट में प्रकाशित की जाती है। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, पहले जो लोक सेवक थे उनके प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल नए भर्ती कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाती है और प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें प्रोबेशन पे रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं परिवीक्षाधीन, और ये अवधि सामान्यतः 2 वर्ष की होती है और इसमें योग्य पाए जाने पर उन्हें स्थायी कर दिया जाता है और मान लीजिए योग्यता में कोई कमी रहती है तो फिर उनका परिवीक्षा काल बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पदोन्नति। देखिए, फिर उन्हें कहीं ना कहीं नियुक्ति दे दी जाती है। अब ये जो पदोन्नति है, ब्रिटेन में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक पदोन्नति आयोग होता है जिसमें विभाग के मुख्य अधिकारी होते हैं जो वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर उनकी प्रमोशन या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं और यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति आयोग की सिफारिश से असंतुष्ट है तो वह आगे अपील कर सकता है। और इनकी रिटायरमेंट की आयु या पद निवृत्ति की आयु है 60 से 65 वर्ष के बीच में और बाद में रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन की व्यवस्था भी इनके लिए की जाती है। तो ये था लोक सेवा का संगठन जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया
कि कैसे इनकी भर्ती की जाती है, ये योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए। उसके पश्चात इनकी नियुक्ति, ट्रेनिंग, पदोन्नति और पद निवृत्ति। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि इन लोक सेवाओं की क्या कार्य और इनका महत्व है। देखिए, संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति में प्रशासकों एवं लोक सेवकों की जो भूमिका है वो मंत्रियों और विधायकों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज राज्य लोक कल्याणकारी हो गए हैं। उनका स्वरूप और कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण लोक सेवाओं के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। तो कौन कौन से कार्य हैं? प्रथम कार्य जो लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है वह है नीति निर्माण में मंत्रियों को सहायता देना। नीति निर्माण का क्या मतलब है? हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि या कह लीजिए हमारे मंत्री लोग हैं, वो शासन कार्यों को संचालित करने के लिए नीतियों का, नियमों का या कह लीजिए कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि शासन की नीति निर्धारित करने का कार्य प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवहार में नीति निर्धारण का कार्य लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नीति निर्धारित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और सूचनाएं उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा ही उन्हें प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश को चलाने के लिए जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है उन नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका लोक सेवक या नौकरशाही की होती है। सेकंड है मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करना। अब चाहे नीतियों का निर्माण नौकरशाही के द्वारा या लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जनता के सामने यही आता है कि अमुक नीति या नियम का निर्माण मंत्रियों के द्वारा किया गया है। तो अब मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न विभागों के संबंध में जो भी नीति निर्धारित की जाती है उसे इन लोक सेवाओं द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। उच्च पदासीन लोक सेवक इन नीतियों के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों के आदेश देते हैं और इन आदेशों के आधार पर ही प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलता है। नेक्स्ट आता है मंत्रियों को परामर्श देना। देखिए, जो मंत्री होते हैं एक तो वो स्थायी नहीं रहते, ठीक है, उनके विभाग बदलते रहते हैं और यदि वो चुनावों में पराजित हो जाते हैं तो उन्हें शासन कार्यों में उनका रोल शून्य हो जाता है। हर बार मंत्री चेंज भी हो सकते हैं, पुराने मंत्री भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो लोक सेवक होते हैं इनको मैंने संज्ञा दी थी स्थायी कार्यपालिका की। तो इन स्थायी पदाधिकारियों द्वारा मंत्रियों की आज्ञाओं का पालन तो किया जाता है, लेकिन ये शासन संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कोई ना कोई मंत्री होता है और उसके नीचे राजनीतिक उप सचिव, स्थायी सचिव, सचिव, ठीक है, सहायक सचिव और बहुत से अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी होते हैं। नीचे की श्रेणी के ये सब लोग अपने अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इन स्थायी पदाधिकारियों द्वारा मंत्रियों की आज्ञाएं मानी जाएंगी, लेकिन क्योंकि ये अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं तो समय समय पर मंत्रियों द्वारा इन लोक सेवकों से परामर्श लिया जाता है और वे अपना समस्त ज्ञान और अनुभव अपने राजनीतिक प्रधान के सामने रख देते हैं, चाहे मंत्री उन्हें स्वीकार करे
या फिर ना करें। तो यह है मंत्रियों को परामर्श देना। नेक्स्ट आता है विधि निर्माण संबंधी कार्य। हमारी संसद को अधिकार है, ब्रिटेन की संसद को अधिकार है कि वो देश के लिए कानून का निर्माण करे, और संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण कानून निर्माण के जो मुख्य जिम्मेदारी है वो मंत्रियों के पास होती है। लेकिन मंत्री भी कानून निर्माण के विशेषज्ञ नहीं होते। वो भी किसी भी विषय में महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं वो वास्तव में लोक सेवकों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी विधेयक अथवा कानून के संदर्भ में लोक सेवक मंत्रियों को समय समय पर परामर्श देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ब्रिटेन में प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाया गया है, और प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानून निर्माण का वास्तविक कार्य इन लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य आता है वित्त संबंधी कार्य। देखिए, वित्त मंत्री द्वारा अपने विभाग के लोक सेवकों की सहायता से ही बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है। जब मैंने आपको कार्यपालिका के कार्य बताए थे तो एक प्रमुख कार्य था कि जो मंत्री है वही लोक सदन में बजट पेश करता है, लेकिन वास्तव में बजट तैयार करने में भी अहम भूमिका इन लोक सेवकों की होती है। देखिए, आय और व्यय से संबंधित जो भी विस्तृत ब्यौरा है उसको तैयार करने में वित्तीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है, क्योंकि मंत्री इन बातों से अनुभवी नहीं होते, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, और वास्तव में ये सब कार्य लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों को सहायता और परामर्श देने का कार्य किया जाता है। मंत्रियों को विभागों के कार्यों के बारे में जिन प्रश्नों का उत्तर देना होता है उनको भी स्थायी सचिव ही तैयार करते हैं। तो इस तरह ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, उनका अहम रोल होता है। अब अंत में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो इनमें थोड़ा अंतर भी देख लेते हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, जो मंत्री हैं वो अविशेषज्ञ होते हैं और लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ। उन्हें अपने विभाग का पूरा ज्ञान होता है, और एक तरह से मंत्री अपने कार्यों के लिए लोक सेवकों पर निर्भर होते हैं। दूसरा है लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता। देखिए, जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो तो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी रहेगी, लेकिन लोक सेवक जब तक अपने पद पर कार्य करते हैं ये राजनीति के प्रति तटस्थ रहते हैं, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल के प्रति इनका झुकाव नहीं होता। इनका कार्यकाल स्थायी होता है, ठीक है। और लोक सेवकों का अनुत्तरदायित्व, यद्यपि जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो मंत्रीगण है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इनका अनुत्तरदायित्व रहता है। तो ये आज हमने अध्ययन किया ब्रिटेन में नौकरशाही, या इसे कहेंगे हम ब्यूरोक्रेसी। धन्यवाद।